हमारा लाइव चैप्टर चल रहा है। क्लास 10 सॉरी जल्दी से वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्केव मिरर है, क्या होता है कॉन्केव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, जो कॉन्केव मिरर है हमारा, जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के कितने रे डायग्राम है? 6 रे डायग्राम है। ठीक है, आज हम 6 रे डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लाइट क्या होती है? लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है जो किस में हेल्प करती है? हमें चीजें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, जो हमें चीजें देखने में हेल्प करती है। क्लियर है? मुझे 2 मिनट का टाइम दो। सबसे पहले देखो क्या पढ़ा था हमने? लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है बेटा?
लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था हम वही रिवाइज कर रहे हैं ना। लाइट के अलावा हमने क्या पढ़ा था, लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेरी गुड। हाँ जी बताओ, लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ। लाइट किस नेचर की होती है, लाइट किस नेचर की होती है, ये भी पढ़ा था हमने। हेलो जतिन, स्टार्ट कर दो मैम। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कब कराओगे मैम? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेटा आज आप डीवीसी से हो बेटा? जतिन आप कहाँ से हो, डीवीसी से हो आप बेटा? ओके, डीवीसी से जतिन जो सेक्शन बी में था। थैंक यू दक्ष। बेटा अभी तो हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो अभी तो ये टाइमिंग है हमारी, कल से ये टाइमिंग जो होगी आपकी 11 o'clock होगी। ठीक है, मॉर्निंग जो टाइमिंग रहेगी ये लाइट चैप्टर की रहेगी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करना है तो आज शाम को 9 बजे क्लास होगी लाइव, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जतिन? जतिन 9 PM का टाइम ठीक है? बताओ बेटा जतिन, तो आप बताओ फिर, आप बताओ बेटा कौन सा टाइम ठीक है? 8 PM? जतिन 8 PM? ठीक है, 8 PM हम क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम करा देंगे, आप टेंशन मत लो। लाइट चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है, लाइट इज ए इनविजिबल एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू अनेबल थिंग्स, है ना। जो चीजों को देखने में हेल्प करती है उसी को क्या कहते हैं, हम लाइट कहते हैं। लाइट एक तरह की क्या है, आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। उसके बाद जो लाइट होती है किस नेचर की होती है, लाइट ड्यूल नेचर की होती है। वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। जब वो रे और वेव की तरह बिहेव करती है तो ऑप्टिक्स के कौन से फिनोमिना आते हैं, रे ऑप्टिक्स आता है और वेव ऑप्टिक्स होता है। कई बार लाइट कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है ना। तो आप क्या कहोगे, नेचर ऑफ लाइट क्या है, ड्यूल। ड्यूल मतलब दो नेचर रखती है लाइट। कभी वो रे की तरह बिहेव करती है, ठीक है,
कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उसके बाद क्या था कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने सिंपल क्या समझाया था कि हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है बेटा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है, जैसे हमने रूम में क्या ऑन किया हुआ है, लाइट ऑन की हुई है, तो अब जो लाइट जो क्या है आपका एलईडी यूज कर रखा है या एलसीडी यूज कर रखा है, वो क्या कर रही है, वो तो इस रूम में सोर्स हुआ ना, जो लाइट दे रहा है वही तो होता है ना सोर्स। सोर्स से कोई भी लाइट आई, आने वाली लाइट को, सोर्स से आने वाली लाइट को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो इंसिडेंट रे आई, स्मूथ सरफेस पे टकराई, टकरा के इसी मीडियम में क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। इसी मीडियम में टकरा के जो रे वापस जाती है उसको क्या कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पहले हम वो ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ये करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्या बताया मैंने, ये कोई भी क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है ये, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जतिन, कल नोट्स बनाए थे आपने? सोर्स से लाइट जो आती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी, जिस पॉइंट पे वो टकराती है ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, आके किस पे टकराई बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई। अब जिस पॉइंट पे टकराती है उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। टकरा के इसी मीडियम में क्या कर जाएगी, वो बाउंस बैक कर जाएगी। इसी मीडियम में क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। तो आने वाली रे को इंसिडेंट रे, टकरा के वापस जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। टकराने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, इसके पैरेलल जो ये रे है, सॉरी परपेंडिकुलर जो है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। ये हमने सब कल पढ़ लिया था, इसलिए इनकी डेफिनेशन मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, बस एक रिवीजन देगी। अब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रे तो रिफ्लेक्टेड ये हुई जो टकरा के वापस गई है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के बताए बेटा, दो टाइप के बताए थे। पहला कौन सा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा कौन सा था, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को दूसरा नाम क्या है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन था। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, वो कैसा हो, मिरर लाइक हो, मतलब बिल्कुल स्मूथ हो, जिससे जो पैटर्न बनेगा वो क्या बने, सिस्टमैटिक बने। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही कैसा हो, रफ हो, कैसा हो, रफ हो या फिर अनपॉलिश हो, रफ हो या अनपॉलिश हो, ऐसे सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा,
ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसी को क्या नाम दिया था, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज। ठीक है, ऐसा नहीं है इरेगुलर नहीं आता डिफ्यूज आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओ, दोनों एक ही के नाम है। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था बेटा। दो टाइप के लॉ होते हैं, दो ही लॉ होते हैं, टाइप नहीं, दो ही लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, point of incidence and reflected ray all lie in same plane, all lie in same plane. Second one, the angle of incidence, the angle of incidence is equal to angle of reflection. This is second law. ये कौन सा लॉ है भाई आपका, सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, छोटी छोटी जो टर्म आपकी पूरे रे डायग्राम में यूज होगी, पूरे न्यूमेरिकल में यूज होगी। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले हम मिरर डिस्कस करेंगे। तो मिरर हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमें कोई इमेज देखनी है बट वो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखनी है, क्योंकि मिरर में कैसी इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है। मिरर में कैसे इमेज दिखाई देगी आपको, रिफ्लेक्शन के फिनोमिने से। क्यों, क्योंकि मिरर ऐसा होता है जो एक साइड से पॉलिश होता है और उसका एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक साइड पॉलिश होता है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसी वजह से मिरर से बनने वाली चीजें कौन से फिनोमेना पे डिस्कस करेंगे हम, रिफ्लेक्शन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपको, इसमें बहुत सारी टर्म थी जो कि कल मैंने स्टेटमेंट भी लिखाई थी, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर है आपका, ये क्लियर है। हेलो पुनीत, पुनीत आपने जो लाइट चैप्टर का असाइनमेंट भेजा था वो मुझसे डिलीट हो गया बेटा। अगर आपको वो असाइनमेंट सोल्व कराना है तो आप एक बार फिर से शेयर करना। ठीक है पुनीत, और आप मुझे ये भी बताना कि वो असाइनमेंट आप कब की लाइव क्लास में सोल्व करोगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं वो आपका असाइनमेंट 1 और 2 डे में कंप्लीट करा दूंगी। क्या आपने कर लिया वो असाइनमेंट पुनीत, कर लिया आपने वो अभी या नहीं किया है? अच्छा, अगर आपने कर लिया है तो मैं सोल्व नहीं कराऊंगी फिर वो, है ना। मैं तो इस स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा, इट इज ए मिरर दैट इज पॉलिश। इसका एक हिस्सा क्या होगा बेटा, पॉलिश होगा। अब बात आती है कि आप बाहर का ही हिस्सा पॉलिश क्यों कर रहे हो, दोनों टाइप से होगा, बाहर का हिस्सा भी पॉलिश हो सकता है और अंदर का हिस्सा भी पॉलिश हो सकता है। इसी वजह से इसकी फिर दो टाइप हो जाती है। अगर बाहरी हिस्सा पॉलिश है वो क्या बन जाएगा आपका, कॉन्केव मिरर, और अगर अंदर का हिस्सा पॉलिश है तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इट इज ए मिरर दैट इज पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस and
ये किसका हिस्सा है? एक होलोस्फीयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा? एक होलोस्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, होलोस्फीयर का हिस्सा है। फिर हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा मिरर है उसका जो मिड पार्ट होता है उसको तो क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। मिरर के मिड पार्ट को, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्योंकि ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, अब एक रिलेशन होगा कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ फोकल। इधर देखो, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या है? मिड पॉइंट है ना। क्या है बेटा? मिड पॉइंट है ना। अगर ये हिस्सा तुम्हारा स्मॉल एफ है तो ये हिस्सा भी क्या होगा? स्मॉल एफ ही होगा ना। लेकिन जहाँ पे किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो वो रेफरेंस पॉइंट मिरर के केस में कौन सा माना जाएगा? पोल माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा बेटा? पोल माना जाएगा। इस वजह से हम सारी चीजें कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। ठीक है ना। ये रिलेशन आप याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। 1 मार्क के कभी आपके जो नॉर्मल यूपी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से वो दे सकते हैं इस रिलेशन। ऐसा नहीं है कि वो फोकल लेंथ देके ही रेडियस पूछेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है इतना? जो ये लाइन है ये क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखो। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक पढ़ा था हमने कल। ये तो हमने कल पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन करेंगे, फिर साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले लिखो कॉन्केव मिरर। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका क्या हो? एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो? सेंटर की तरफ हो या सेंटर से बाहर की तरफ? A spherical mirror with reflecting surface bulges inward. आप डायग्राम बना लो। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। कौन सा स्फेरिकल मिरर है? कॉन्केव है। कैसे पता चला? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट आई टकरा के वापस चली गई उसी मीडियम में,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस ओर है? अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब जो हमारा होलो स्फीयर है ना, उसमें अंदर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर तो अंदर तो हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर क्या हो जाएगा आपका? ये पोलर सरफेस। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक क्लियर है? आगे आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या करना है बेटा आपको? कॉनकेव की जगह क्या लिखना है? कॉन्वेक्स। सेम डेफिनेशन है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ हो जाएगा आपका? आउटवर्ड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बेटा? आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, a spherical mirror with a reflecting surface that pulses outward। मतलब इस बार जो आपका इस बार अंदर क्या है आपका? पोलर सरफेस। मतलब जो ये हिस्सा है ना स्फेरिकल मिरर, ये होलोस्फीयर का ही तो पार्ट होता है बेटा, है ना? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड है? बाहर की ओर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस ओर है बेटा? बाहर की ओर। ये रे यहाँ पे आएगी और यहीं पे टकरा के क्या चली जाएगी आपकी? वापस चली जाएगी, है ना? तो जो ये हिस्सा है ये आपका कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अंदर क्या है? ये चीज किसको बताती है बेटा? पॉलिश सरफेस को बताती है। किसको बताती है बेटा? पॉलिश सरफेस को बताती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रिलेशनशिप अभी हमने डिस्कस की थी कि फोकस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। जब हम फोकल लेंथ का ट्वाइस करते हैं ना बेटा, फोकल लेंथ का ट्वाइस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? रेडियस के इक्वल आता है। जब फोकल लेंथ का ट्वाइस करते हैं तो किसके इक्वल आता है? रेडियस के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? रेडियस के इक्वल आता है। ठीक है, तो आप ये माइंड रखिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चले।
के केस में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी कहाँ से की जाएगी बेटा, पोल से की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, पहले मैं डायग्राम से बता देती हूँ। इधर ये क्या है आपका, मिरर है। मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, पोल कहलाता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो लाइन है उसको क्या कहते हैं बेटा, हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, मिरर की जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहते हैं बेटा, मिरर की साइन कन्वेंशन कहते हैं कि पोल के लेफ्ट साइड में, पहला तो यही होगा कि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी, पोल से। पोल यहाँ पे एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। all distance measured from pole, all distance measured from pole, पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा, जो भी टर्म आपकी पोल के लेफ्ट साइड में है, जो भी टर्म आपकी पोल के लेफ्ट साइड में है, उन सबको क्या कंसीडर करोगे, उन सबको क्या लोगे आप, नेगेटिव साइन के साथ लोगे। किस साइन के साथ लोगे, नेगेटिव साइन के साथ। और पोल के राइट में जो है, पोल के राइट में जो है उनको क्या लोगे आप, पोल के राइट साइड में जो टर्म होगी उनको क्या लोगे आप, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। क्या करोगे आप, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट है, कुछ भी है, आप उसको क्या कंसीडर करोगे बेटा, पॉजिटिव कंसीडर करोगे। और प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, फिर से सुन लो, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होगी। पोल के लेफ्ट में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, पोल के राइट में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ठीक है, अभी लिखो आप, all distance measured from pole, पहला आप लिखो, all distances measured from pole। फर्स्ट यही बताया, ओके दक्ष, फ्रॉम लेफ्ट, all distances taken as negative sign। नेक्स्ट है फ्रॉम राइट ऑफ पोल, all distances taken as positive sign। पोल के लेफ्ट में नेगेटिव बेटा, पोल के राइट में पॉजिटिव लेनी है। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। टेकन positive sign when object is placed
upward the principal axis, upward the principal axis, otherwise taken negative side. ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या कंसीडर करना है बेटा, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव। बस ये 4 चीजें डिस्कस की है और एक ये बताया कि सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, पोल से, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं। ठीक है, आगे चले। सारे बेसिक्स हो गए हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम। क्या डिस्कस करेंगे हम, कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम। उससे पहले रूल भी बताने पड़ेंगे कि क्या क्या रूल है। पहले तो यही बताओ आप कि आपको विजिबल है या नहीं, आपको विजिबल है या नहीं है। फर्स्ट रूल लिखो आप, फर्स्ट रूल कहता है rays parallel to the principal axis after reflection, after it will pass through the principal focus. कहता है, इसको समझना, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है बेटा ये, पहले हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, आपका पोल है। क्या है वो, आपका पोल। ठीक है, ये क्या था, ये लाइन क्या थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आगे की साइड जाती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब कहता है जो रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं ये रे यू बनाई मैंने, तो ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के
बाहर वाला क्या होता है, पॉलिश होता है, बट वही अंदर वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है उस सरफेस से टकरा के उसी उसी मीडियम में क्या आ जाना, वापस आ जाना। तो रे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है, जिस पॉइंट से यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे पास करेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। दूसरा हम इसको तो रूल्स के हिसाब से क्या बताएंगे कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बेटा, वो फोकस से पास करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। क्लियर है? ये है आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल लिखो। सेकेंड रूल लिख लिया? लिख लिया? कमेंट करके बताओ। Passing through the focus principal focus, rays passing through the principal focus will become parallel, will become parallel, किसके पैरेलल हो जाएगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो फर्स्ट वाला रूल है उसके जस्ट क्या है, ये अपोजिट है। अब ये पैरेलल कब हुई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब हुई है ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई? कॉन्केव मिरर में बेटा ये वाला हिस्सा क्या होता है, आपका पॉलिश होता है। ये क्या होता है, आपका ओर होता है।
में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो फोकस इसके बीच में होगा। कहते हैं रे इंसिडेंट किसके अलोंग हो रही है, फोकस के अलोंग हो रही है। रे इंसिडेंट किसके अलोंग हो रही है, फोकस के अलोंग हो रही है। वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगी, टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपका कौन सा रूल है, रूल नंबर 2, किसके लिए कॉन्केव मिरर के, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो उसी पाथ पे क्या कर जाती है, रिट्रेस कर जाती है। अब क्वेश्चन आता है क्यों कर जाती है, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है ना, वो कैसे बिहेव करती है, एज ए नॉर्मल बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है बेटा, वो एज ए नॉर्मल बिहेव करती है। इस वजह से वो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे passing through the center of curvature will follow same path after reflection, will follow same path after reflection। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है तो इसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिट्रेस कर जाती है। इसी पाथ पे क्या कर जाती है, वो रिट्रेस कर जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। लास्ट है इसका रूल कि कोई भी रे जितने एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कौन सा नियम है, सेकंड नियम है, जो कि ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ray incident at pole, ray फोर्थ रूल क्या है बेटा, ray incident, ray incident at pole is reflected back, making ray incident at pole is reflected back, making same angle। क्यों
सेम एंगल क्यों? क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है, अब ये एंगल किसके साथ बना रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है? I is equal to R। क्या कहते हैं बेटा? I is equal to R। ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना? यहाँ पे क्या है बेटा? पोल है। ये कहता है कि रे कहाँ पे इंसिडेंट होगी? पोल पे इंसिडेंट होगी। अब इंसिडेंट हुई है ना, पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है कैसे बिहेव कर रहा है? नॉर्मल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है बेटा? नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या, कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? I is equal to R होता है। तो कहता है जितना भी एंगल बना ना, सेम एंगल पे वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा? क्योंकि I is equal to क्या होता है? R। रे इंसिडेंट एट पोल इन रे I, आपके पोल पे क्या हो गई बेटा? इंसिडेंट हो गई। आपके पोल पे क्या हो गई? वो इंसिडेंट हो गई। रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक। फिर इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल के साथ। मान लो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा? 30 डिग्री आया है। तो 30 डिग्री पे अगर इंसिडेंट हुई है ना, तो 30 पे क्या हो गई? वो रिफ्लेक्ट भी हो गई। ठीक है। अभी एंगल किसके साथ बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। लेकिन हमने डिस्कस करने से पहले ये पढ़ा था कि एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कैसे बिहेव कर रहा है? वो एज ए नॉर्मली तो बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर ही तो है ना, एज ए नॉर्मली तो बिहेव कर रहा है। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या होता है? एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपके कितने रूल है बेटा? 4 रूल है। कितने रूल है? 4 रूल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने कितने रूल पढ़े बेटा? 4 रूल पढ़े। फर्स्ट रूल क्या है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या होगी? It will pass through the focus. After reflection, it will pass through the focus. फिर से सुनो, ray parallel to principal axis, ray parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus. ठीक है। सेकेंड रूल इसके अपोजिट है। इस बार रे कहाँ से पास हो रही है? Along the principal focus. रे किस पे इंसिडेंट हो रही है? अलोंग द प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। दूसरे में क्या है? इंसिडेंट ही फोकस के अलोंग होगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट होगी, तो उसी पे क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसी पे क्या हो जाएगी बेटा? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फोर्थ क्या है? जितने एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होगी ना, जितने एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपके कितने रूल है बेटा? 4 रूल है। कितने रूल है? 4 रूल है। ठीक है। 4 रूल का ही यूज होगा। फिर हम क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। आपको बस ये चीज याद रखनी है, इमेज बनाने के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही 2 रूल लेने हैं, यही 2 रूल लेने हैं। आप कोई भी रूल लगा सकते हो। जो 4 रूल है ना कॉन्केव मिरर के, इसमें से कोई भी 2 रूल लगाओ, लेकिन वो 2 रूल ऐसे लगाओ जिससे दोनों रे आपस में क्या करें? कट करें। क्यों? क्योंकि इमेज तभी बनती है जब रे आपकी कट करती है। आपकी इमेज कब बनती है? जब रे क्या करती है? कट करती है। आपस में रे का कट होना जरूरी है। इस वजह से आपको ध्यान से क्या चूज करने हैं? 2 रूल चूज करने हैं। ध्यान से 2 रूल
क्या करना है बेटा, चूज करना। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। क्लियर है ना, 4 के 4 रे डायग्राम क्लियर है, आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। क्या था, पहला रूल था कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। सेकंड रूल कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस की अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी पे क्या हो जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, और फोर्थ था जितने एंगल पे पोल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ बेटा। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग सच ए हेल्पिंग। थैंक यू आशीष। अब पहले हम क्या करेंगे, आशीष अपनी फ्रेंड को भी बोलो एकता को कि वो हमसे कनेक्ट करे, क्योंकि उनका सिलेबस काफी पीछे रह रहा है ना, तो उनको बोलो कि नोटिफिकेशन ऑन करे और टाइम टू टाइम कनेक्ट करे। ठीक है आशीष, सॉरी आशीष राव, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं फर्स्ट जो रे डायग्राम है वो मैं पूरा लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे हम 6 के 6 डिस्कस करेंगे रे डायग्राम, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, ताकि टेबल में हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या होगा बेटा, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, इंफिनिटी। फिजिक्स में इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन तो नहीं होगा। इंफिनिटी मतलब क्या होता है बेटा, सी इज बिजी मैम, ओके। क्लास से ज्यादा बिजी क्या हो गया आशीष, क्लास से, ओके, थैंक यू सो मच। एकता आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। फिजिक्स में इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड नहीं होता। फिजिक्स में इंफिनिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो, अगर मैंने इस मार्कर से यहाँ क्या किया है, आपका यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब जो इस पॉइंट का साइज है और जो इस बोर्ड का साइज है, तो मैं क्या कहूँगी, बोर्ड का साइज इंफिनिटी है। किसके कंपैरिजन में, इस पॉइंट के कंपैरिजन में। इस पॉइंट का जो साइज है ना
अब आप खुद ही देखिए इस पॉइंट का क्या साइज है और इस बोर्ड का क्या साइज है ना। तो दोनों के साइज में क्या है, कंपैरिजन हो रहा है और एक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है दूसरे की कंपैरिजन में, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, इन्फिनिटी पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे रखा है। आप सुंदर सुंदर बनाना, स्केल का यूज करना। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ मैं आपको क्लियर समझा पाऊँ। ये आपका गोल है बेटा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमने यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट। कोई भी मान लो आपने कैंडल रख दी, उस कैंडल को क्या बोल दूँ मैं, ऑब्जेक्ट बोल दूँ। अब पहला रूल क्या कहता है, हमेशा जो रे उठानी है ना ऑब्जेक्ट के पास से उठानी है। कहाँ से रे उठानी है, ऑब्जेक्ट के पास से उठानी है। ठीक है, तो रे कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो फर्स्ट ही रूल है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है बेटा, पैरेलल आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। बट हमने ये भी कहा था कि जब दो रे कट करती है इमेज तभी बनती है, तो इसमें तो ये एक ही रे आई। और रे भी कब, कौन सी रे कट करनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे कट करनी चाहिए। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट रे हो और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हो, नहीं। अब ये रे भी किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब दो रिफ्लेक्टेड रे ने किस पॉइंट पे कट किया, फोकस पे कट किया। इमेज तो तभी बनेगी ना जब दो रे क्या करेगी, आपस में कट करेगी। इमेज तो तभी बनेगी जब दो रे आपस में क्या करेगी बेटा, कट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इमेज बन गई। ठीक है, अब देखो आप इमेज कैसी बनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इधर देखो, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब इसकी कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटी है। बहुत छोटी को क्या लिखोगे आप, सबसे पहले तो कहाँ पे बनी है, एट फोकस। कहाँ बनी है बेटा, एट फोकस। दूसरा कैसी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होता है छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, थर्ड रियल और इन्वर्टेड। थर्ड कैसी है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। कैसा आएगा बेटा, रियल के साथ हमेशा ही इन्वर्टेड आएगा। रियल क्यों है, मान लो यहाँ पे हमने कैंडल रखी है, कैंडल से जो रेज निकल रही है वो कैसी निकल रही है, रियल ही निकल रही है। रियल रे ही टकरा के वापस आई है और रियल रे ही आपस में क्या किया है, कट किया है। तो इमेज क्या बनी फिर आपकी, रियल। इमेज कैसी बनी बेटा, फिर रियल। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए आप। ये तो ठीक है, आपको नोट्स कैसे बनाना है।
अभी आप साउंड चेक करके बताओ, साउंड कैसी आ रही है? थैंक यू सो मच। अब इसको लिखना कैसे है? इसको कैसे लिखोगे आप? इन दिस केस ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट फार अवे फ्रॉम मिरर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया? इंफिनिटी लिया है ना, तो आप लिखो इन दिस केस, इन दिस केस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? ए बी रखा, आप जो भी रखो यहाँ पे लिख देना। ऑब्जेक्ट ए बी is kept far away from mirror, मतलब बहुत ज्यादा दूर। बहुत ज्यादा दूर ही फिजिक्स में क्या कहलाता है? यहाँ पे इंफिनिटी कहलाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। Almost at infinite distance. देखो सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने क्या किया है? ऑब्जेक्ट को रख दिया है। कहाँ पे लिया है ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पे लिया है ना? तो हमने यही तो लिखा है इन दिस केस ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट फार अवे फ्रॉम द मिरर। अब कितना फार अवे लिया है? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है? हमने एक रे ऐसी उठाई है, दोनों रे कैसी उठाई है हमने? एक सेकंड का टाइम देना मुझे।
इसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से बहुत दूर रखा है, ऑलमोस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या किया है हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या किया है, रे को ड्रॉ कर दिया है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ parallel rays to the principal axis, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने रे को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, है ना। और फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus, it will pass through the focus। तो फिर ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी फोकस से पास हो जाएगी। जहां पे दोनों रे मीट होगी वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है फर्स्ट रूल में तो आप बताओ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट, ये सब नोट्स बनाने के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम राइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके लिए, अदरवाइज इतना सब कुछ आपको नहीं करना। आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, तो कहाँ बनती है ये आपने देख लिया, कैसे बनी वो भी। पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए, रूल सारे पता है। सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो रे आपस में कट करती है, जब दो रे आपस में कट करती है उसको क्या कहते हैं, जब दो रे आपस में कट करती है इमेज आपकी वहीं पे बनती है। क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा, पहला रूल क्या लगाया आपने कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। ठीक है, जहां पे सेम दूसरी रे भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी फोकस से पास करेंगे। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगी इमेज आपकी वहीं पे बनेगी, और वो पॉइंट कौन सा है आपका, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे, पहली बात लिखोगे इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो आप, इमेज का साइज देखो, एक पॉइंट साइज है तो हाईली डिमिनिश्ड बनी है, मतलब बहुत छोटी बनी है। रियल रे है, रियल रे आके कट हुई है आपस में, तो रियल और इन्वर्टेड आपकी इमेज बन गई है। इस वाले रे डायग्राम में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। नोट डाउन हो गया।
सेकंड आपका रे डायग्राम है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या बेटा आपका सेंटर है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल इसके पास रखना है या दूर रखना, आप कहीं पे भी रख सकते हो। बात ये है कि बियॉन्ड रखना है। आपने मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा, एपी है, ठीक है। अब रे कैसे आ रही है, रे कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। सेकंड रूल हम ये लगा सकते हैं कि कोई भी रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब देखो रिफ्लेक्ट होके आई तो यही एज ए रिफ्लेक्टिंग वो भी बिहेव कर रही है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग कौन सी है, ये है। जब दो रिफ्लेक्टिंग रे कटती है, वो यहाँ पे कट गया है, तो इमेज यहीं पे बनेगी। किसी भी चीज को मेजर करने का क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होती है या एक रेफरेंस सॉरी पॉइंट होता है। ये रेफरेंस लाइन है ना, तो हम इसकी हाइट को किस पे मिलाएंगे, यहाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। सेकंड कैसी बनी, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से साइज के छोटा है, तो क्या लिखेंगे हम, डिमिनिश लिखेंगे। सी और एफ बनी, आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिख रहा है और इमेज का हाइट दिख रहा है, तो क्या है, ये छोटी है, बहुत छोटी नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बेटा छोटी। थर्ड, अब देखो इसमें ए कहाँ है, ऊपर है, इसमें ए डैश कहाँ है, नीचे है, तो ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, नोट डाउन करो। यहाँ तक क्लियर है, थर्ड इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी।
फर्स्ट रूल सेम है बेटा, रे आई कैसे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। रूल क्या कहता है, जब रे कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, करा दी हमने। दूसरी रे क्या होती है, दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस के अलोंग आए, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस के ही अलोंग इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस वाली रे की ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाली रे की ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ने कहाँ पे कट किया बेटा, यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे a डैश, यहाँ पे b डैश। इसको थोड़ा ना आप स्केल का यूज करना, बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, सी पे रखा था, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब जितनी हाइट का ये है ऑब्जेक्ट, उतनी हाइट की ये है इमेज। जितने डिस्टेंस पे पोल से ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे पोल से इमेज भी है। तो कॉन्केव मिरर के केस में एक यही रे डायग्राम ऐसा है जिसमें सेम साइज, सेम डिस्टेंस और सेम लोकेशन पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। कब बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा बताओ, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। तो आप लिखोगे इमेज में कहाँ बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरा सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, सेम साइज और सेम डिस्टेंस। क्लियर है, यहां तक समझ आया। ये हमारा थर्ड रूल है बेटा, थर्ड रे डायग्राम। ये हमारा तीसरा रे डायग्राम है, इसके बाद 3 रे डायग्राम और बचते हैं। क्लियर है बेटा, हमने क्या किया है, हमने 3 रूल डिस्कस किए हैं, 3 रे डायग्राम डिस्कस किए हैं, किसके बेटा, कॉनकेव मिरर के। पहला क्या है, पहला रे डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी के ऊपर। कहाँ रखा है बेटा, इंफिनिटी के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। सेकंड में क्या है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपकी इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। थर्ड केस क्या कहता है, जब आपका क्या हो,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, उस टाइम आपकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे भी बनेगी। ठीक है, ये आपके तीन क्या है? रे डायग्राम। क्या है बेटा? तीन रे डायग्राम। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, नहीं तो हम आगे तीन रे डायग्राम डिस्कस करते हैं। आगे हम तीन रे डायग्राम और डिस्कस करते हैं। इस बार हम इमेज कहाँ रख रहे हैं? सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। पहला रूल तो वही कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। सेकंड रूल क्या कहता है बेटा? सेकंड रूल आप कोई भी लगा सकते हो, आप पोल वाला लगा लो, है ना, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगा लो, आप ये भी लगा सकते हो कि अगर कोई भी रे फोकस के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे और इस वाले रे के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ने कहाँ पे कट किया बेटा? यहाँ पे कट किया। तो इमेज कहाँ बनी आपकी? यहाँ पे। ये अगर आपने ए बी कंसीडर किया है तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश। फिर से देखो, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? सी और एफ के बीच में रखा था बेटा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। सेकंड रूल क्या लगाया है? सेकंड रूल लगाया है हमने कि कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे ने यहाँ पे कट किया। कहाँ पे कट किया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना बेटा। जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? सी और एफ के बीच में बनी थी। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कहाँ पे बनी है? इमेज बनी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा वो नहीं है। पहला कहाँ पे बनी है? कहाँ बनी है बेटा? इमेज कहाँ बनी है? इमेज कहाँ बनी है बेटा? बियॉन्ड सी। सेकंड, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है लेकिन इमेज का साइज बड़ा है तो आप क्या कहोगे? एनलार्ज बनी। थर्ड कैसी बनी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड बनी। रियल एंड इन्वर्टेड बनी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे चले। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? इंफिनिटी पे रखा है।
ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी पे रख दिया था बेटा, ये है उसका उल्टा। जब इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पे, अब ऑब्जेक्टिव हमने कहाँ पे रख दिया? फोकस पे रख दिया। ये हमने क्या रख दिया बेटा? ऑब्जेक्ट रख दिया। ए फर्स्ट तो सेम रूल, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, अगर C यहाँ है तो F यहाँ पे होगा। दूसरा क्या कहते हैं बेटा? कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ये और भी आगे जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। हमेशा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से रे को निकालना है, तो इसी पे क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन अभी स्पेस कम है, नहीं तो ये वाली रे बहुत आगे जाके क्या होगी? आपकी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इमेज का क्या लिखोगे बेटा? इमेज कहाँ बनी है आपकी? इंफिनिटी बनी है। पहला तो इंफिनिटी बनी है, दूसरा हाईली एनलार्ज आएगा, हाईली एनलार्ज आएगा, और रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा? फोकस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? फोकस पे हो। ठीक है, आगे चले। लास्ट क्या है आपका? 6 रे डायग्राम है ना बेटा। नेक्स्ट कहता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो आपका? पोल और फोकस के बीच में। between pole and focus, between ऐसे लिख देती हूँ तो बच्चों को समझना है। तो क्या किया बेटा हमने? यहाँ पे हमारा F था, तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो गई? ये फोकस। अगर ये यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, या आप स्केल से बनाओगे ना बेटा? ये दोनों रे कैसी जा रही है बेटा? पैरेलल जा रही है। अभी पिछले वाले केस में क्या था कि रे का जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, दोनों रे का जो डिस्टेंस है वो जो ये पाथ था वो क्या होता जा रहा था? क्लोज होता जा रहा था।
तो यहाँ पे स्पेस कम था नहीं, जब बहुत आगे तक आपके पास स्पेस होगा नोटबुक के पेज में तो आप मिला के भी देख सकते हो, वो जाके बहुत दूर जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बट इस वाले केस में पैटर्न तो सेम ही है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो इन दोनों रे के बीच की डिस्टेंस है ना वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब समानांतर। आप कितनी भी आगे तक बढ़ाओगे ना ये पैरेलल ही रहेगी, ये आपस में मिलेगी नहीं। तो जब रे आपस में मिलेगी नहीं, जब रे आपस में कटिंग नहीं करेगी, जब रे आपस में कटिंग नहीं करेगी तो इमेज तो नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी उसके बिहाफ पे इसको स्ट्रेट पाथ में पीछे बढ़ा देंगे। ये यहाँ पे क्या कर जाएगी, कट कर। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या देखा, दो रे ने इमेजिनरी उस पे हमने कहाँ कट करा के देखा, यहाँ कट करा के देखा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही क्या रखा था, ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या बनी, इमेज बनी। ऑब्जेक्ट इतना सा, इत्तू सा ऑब्जेक्ट और इमेज आपकी इतनी सी, तो हाईली एनलार्ज भी बना है। लेकिन इसमें रियल और इन्वर्टेड नहीं बना, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा तो पॉलिश है ना, वो तो हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। तो जब रियल में, ये डॉटेड का मीनिंग यही है कि ये रे रियल में पीछे नहीं मिल रही है, ये हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या है, आपकी इमेज है ना। तो मतलब सीधी भी बनी है, इरेक्ट मतलब सीधी। हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा और रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। तो फर्स्ट में तो आप क्या लिखोगे कि कहाँ बनी है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। दूसरा क्या लिखोगे बेटा, इरेक्ट मतलब सीधी एंड वर्चुअल, है ना। और एनलार्ज, कैसी बनी है बेटा, एनलार्ज बनी, ठीक है। समझ आया, कैसी बनी है बेटा, एनलार्ज बनी है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो नोट डाउन करो बेटा आप। फिर हम एक बार सारे केस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सब, है ना, टेबल बना लेते हैं, फिर कल हम कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे।
टेबल बनाओ आप कॉनकेव मिरर के लिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of image, nature of image, नेचर एंड साइज इसी में लिखेंगे। ठीक है, स्पेस कम है ना। पहला हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। नेचर कैसा बना था? नेचर कैसा बना था? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा था? साइज था बहुत छोटी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड हमने कहाँ रखा था? बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, एट सी इमेज भी कहाँ बनी बेटा? सी, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज। बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बेटा? फोकस। इमेज कहाँ बनी? इंफिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। लास्ट में कहाँ रखा था? बिटवीन एफ एंड पी, तो कहाँ बनी इमेज? बियॉन्ड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही केस इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी इसी पे आता है, क्योंकि बच्चे सीधे 5 याद कर लेते, एक को याद नहीं करते और उसी पे न्यूमेरिकल आ जाता है। एक यही केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस ऐसा है जब आपकी कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और ये कैसी बनेगी बेटा? एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी? एनलार्ज बनेगी। अब मुझे ये बताना कमेंट में कि ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो आपको रटना पड़ रहा है। नोट डाउन करो। क्लियरली विजिबल है या नहीं है ये भी बताओ।
ठीक है, कल हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर का डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कस करेंगे। पूरे क्लास का रिकैप करते हैं, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया बेटा आज, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होता है, जो आपका बल्ब होता है वो आउटसाइड होता है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। फिर हमने पढ़े साइन कन्वेंशन, जो कि ये कहता है कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएगी। पोल के लेफ्ट में जितनी भी टर्म होगी वो नेगेटिव, पोल के राइट में जितनी भी टर्म होगी वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में टर्म को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजों को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमने रूल फॉर्मेशन पढ़े, 4 ही रूल थे बेटा। पहला रूल था कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। दूसरा केस होता है कोई भी रे अगर फोकस के ही अलोंग इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड केस क्या है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिट्रेस कर जाती है। फोर्थ क्या है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। ये 4 रूल का आपको यूज करना है और आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर के 6 के 6 रे डायग्राम बनाने हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि आप कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए इन्हीं 2 रे डायग्राम का यूज करोगे या इन्हीं 2 रूल का यूज करोगे। आपकी इच्छा है आप कोई भी 2 रूल यूज करो, बट हाँ कंडीशन ये है कि कोई भी जो आप 2 रूल यूज कर रहे हो उसमें जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में कट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहां पे रे कट होगी वहीं पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। वहीं पे क्या बनेगी आपकी इमेज सॉरी इमेज बनेगी। फिर हमने क्या किया, इनके सारे केस अलग अलग से डिस्कस किए, बाद में टेबल बनाया। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे जब बियॉन्ड सी होती है, 2 चीजें आपस में रिलेट करें, बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, लेकिन जब आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, और जब ऑब्जेक्टिव फोकस पे आ गया तो इमेज बनेगी इंफिनिटी। एक आपको पता ही है, जब सी पे रखोगे तो सी पे इमेज बनेगी। हो गई यार। लास्ट का याद आपको रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा उस टाइम आपकी इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगी और वो वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल हम कॉन्वेक्स मिरर की केस देखेंगे।